दी हैं। इस पसोपेश में है कई विद्यार्थी कि अब कौन से विषय का चुनाव करें और किस विषय को ऑप्ट करके अपने करियर की जो आगे की सीढ़ी है उस पर चढ़ें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हैव अ लुक ऑन दिस ऑडियो वीडियो क्लिप। लाजमी है, दिल सकुचाता है और ये पसोपेश का इलाज क्या हो, इसका मर्ज़ क्या हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है दो विशेष मेहमान। स्वागत कीजिए आज हमारे कार्यक्रम में श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव जी, केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हैं। बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ है श्री आलोक बंसल जी, जाने माने करियर काउंसलर हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। बातचीत की शुरुआत करें अगर श्रीवास्तव जी आपके साथ, कितना क्रूशियल मानते हैं इस डिसीजन को जब एक विद्यार्थी 10वीं से 11वीं में पदार्पण करने जा रहा होता है और उसे विषय चुनना होता है? नहीं, ये बहुत ही क्रूशियल है और एक्चुअली ये लाइफ का टर्निंग मोमेंट पॉइंट कह सकते हैं इसको जी। और एक ऐसा डिसीजन है जो बच्चों की लाइफ को, पूरी लाइफ प्रभावित करने जा रहा है। तो इसमें पेरेंट्स और बच्चे सब मिलके जी। एक अच्छा डिसीजन लेना वो बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट को लगता है कि पड़ोसी का बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो तुम्हें भी साइंस लेना चाहिए, या फिर तुम्हारा फ्रेंड जो है साइंस में जा रहा है तो तुम्हें भी साइंस लेना चाहिए। तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि भावना में आकर बच्चे गलत राह पे, गलत तो नहीं कहेंगे लेकिन एक ऐसी राह पे चल पड़ते हैं जो उनके लिए नहीं बना है। जी। तो होना ये चाहिए कि बच्चों को, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बच्चों को ध्यान देनी चाहिए और पेरेंट्स को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जी। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों का जो स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये बच्चों को खुद अपने मालूम होना चाहिए। जी। कि हमें मैथमेटिक्स से साइंस में जाना है तो मुझे मैथ्स आता है कि नहीं आता है, या फिर अगर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है तो मुझे लैंग्वेज मेरा कैसा है, या फिर और वो उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको अच्छे से मालूम होना चाहिए। जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम जिस स्ट्रीम में जा रहे हैं उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मतलब नोइंग द स्ट्रीम इनसाइड आउट, वो जानना वो बहुत ज़रूरी है। जी, इसी विषय में आज की हमारी चर्चा जो है होने वाली है। टर्निंग पॉइंट है, ऐसा कह रहे हैं आलोक जी, श्रीवास्तव जी का कहना टर्निंग पॉइंट है और जिस राह पर आकर खड़े हैं वहाँ से कई रास्ते फूट रहे हैं। बिल्कुल। वो कौन कौन से रास्ते हैं, टेक्निकली थोड़ा दर्शकों को बताएं। देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, एक्चुअली बहुत बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। जी। आज हम देखें तो किसी भी करियर पे आप पहुंचना चाहते हैं तो लार्जली हमें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए। आज हम साइंस ले सकते हैं, हम इंजीनियरिंग, जो पुराने हमारे प्रोफेशंस चले आ रहे हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, उससे रिलेटेड फिजिकल साइंसेस के बहुत सारे एरियाज हैं। कॉमर्स विद मैथ्स के स्टूडेंट्स आज लॉ कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, फैशन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में आगे तरक्की कर सकते हैं। IITs के कुछ कोर्सेज हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए अलग हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के कोर्सेज हैं। हम IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस एरिया में आगे बढ़ सकते हैं। हम साइंस या कुछ और सब्जेक्ट्स लेते हैं तो हम फॉरेंसिक साइंसेस कर सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। देखा जाए तो कोर्सेज तो बहुत सारे हैं। द प्रॉब्लम इज कि इस समय पे हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेते हैं, जबकि हमें डिसीजन लेना चाहिए अपनी इंटरेस्ट और एबिलिटी को दोनों में ध्यान में रखते हुए। हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे 11th में आके बोलते हैं जबरदस्ती मुझे मैथ्स लेना है क्योंकि मुझे लगता है मैथ्स की वजह से अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो गई हैं। क्या मैं लॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं BBA कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। डिज़ाइन कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो मुझे अपनी काबिलियत भी देखनी चाहिए कि मेरे 10वीं में नंबर कितने आ रहे हैं और क्या मैं 11th का मैथ्स कोप अप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें एक डिसीजन लेना चाहिए। जी। जी। कई बार ऐसा होता है श्रीवास्तव जी के बच्चे ने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और कुछ समय तक जब उसने उस सब्जेक्ट का अध्ययन किया उसके बाद उसे लगता है कि नहीं, मैंने गलत निर्णय ले लिया। ऐसे में उसके पास क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शंस रहते हैं उसके पास। जैसे मान लीजिए कि 11th में जैसे CBSE बोर्ड का, जैसे हम लोग KV से हैं तो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है हम लोग। तो जैसे रजिस्ट्रेशन होता है जनरली सितंबर मंथ तक रहता है उसका।
तो सितंबर मंथ तक बच्चा चाहे तो अपनी स्ट्रीम को डाउनग्रेड कर सकता है। जी। जैसे उसने साइंस ले लिया, उसे लगा कि नहीं साइंस ही सबसे अच्छा है, जनरली मिथ है अपने सोसाइटी का कि नहीं साइंस पढ़ना मतलब बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा सर भी बता रहे थे कि अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग छोड़ दे तो बाकी सब कुछ ह्यूमैनिटीज़ के लिए भी खुला हुआ है। तो उसमें ये चाहिए कि सितंबर के पहले तक एक डिसीजन हो जाना चाहिए कि नहीं मुझसे साइंस नहीं हो पा रहा है, या हमारी जो इंक्लिनेशन है वो लैंग्वेज की तरफ है, तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहिए, या फिर कॉमर्स में मैं आ सकता हूँ क्योंकि मैं इकोनॉमिक जो न्यूज़ है उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो जो रजिस्ट्रेशन होता है 12 के लिए 11 में हो जाता है वो, तो वो सितंबर मंथ में होता है। तो उस समय बच्चे चाहे तो एक पेरेंट के साथ और प्रिंसिपल और टीचर्स से मिलकर उस समय परिवर्तन हो सकता परिवर्तन है। कर सकते लेकिन हैं। ये नौबत ही ना आए आलोक जी, उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब आज की स्थिति में जब विद्यार्थियों के पास समय है कि वो अपने इंटरेस्ट को, अपने पैशन को समझ सकते हैं, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनानी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। जी। हम किस चीज़ पे पहुंचना चाहते हैं। हम सिविल सर्विसेज करना चाहते हैं तो साइंस का महत्व कम से कम है। जी। यदि मुझे लॉयर बनना है तो मैं साइंस लूँ, मैथ्स लूँ, ह्यूमैनिटीज़ लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है। देखिए 10 तक सब समानतः पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको अपनी अपनी डायरेक्शन में जाना है, तो वो सब्जेक्ट के इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से। तो पहले तो ये डिसाइड करें। दूसरा, जज करें कि मेरी इंटरेस्ट और एबिलिटी क्या है, जैसे मैंने भी पहले बोला। और बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं आज चाहे तो बच्चा जाके साइकोमेट्रिक टेस्ट करे, जिसमें पता चल पाता है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कौन सी इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ करना चाहिए, आपके वो इंटरेस्ट आप जज करें, उसके बेसिस पे जाके कोर्स लें। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा बच्चों के लिए, आज सरकार ने इस साल से CBSE ने स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, करीब 39 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। तो बच्चे का इंटरेस्ट है कलनरी आर्ट्स में जाने के लिए, तो क्या वो 11th-12th में पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है। क्या वो योगा एज एरिया लेके और उसको एक्सप्लोर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसा सर बता रहे थे कि आप सितंबर तक वापस ले सकते हैं, मेरा पर्सनली सलाह है यदि हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं 5 की जगह क्या 6 सब्जेक्ट ले सकता हूँ स्टार्टिंग में, और बाद में लगता है कि मुझे तकलीफ कि मैं नहीं 5वां सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ सकता हूँ। तो बहुत सारी ऑप्शन सरकार ने दे रखी हैं, शायद हम उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे, शायद हम किसी एक्सपर्ट से सलाह नहीं ले रहे, और हम आसपास वाले लोगों की बात सुनकर उस पर डिसीजन ले रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर अवसर बहुत सारे हैं और उन्हीं अवसरों को एक्सप्लोर करने के लिए ऐसी चर्चाएं, ऐसे डिस्कशन भी होना चाहिए। हमारे दर्शकों को हम खास तौर पर बता दें कि अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का संशय है या कोई प्रश्न है जो आज आप हमारे एक्सपर्ट्स से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 011 दिल्ली का STD कोड ज़रूर लगाइएगा। नंबर है 23097524। इस नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात है जी, तो अनुभव से हम लोग ये देखते हैं कि सबसे अच्छे जो जज हैं जी, वो बच्चे के अपने टीचर हैं जो क्लास 10 में पढ़ा रहे हैं। जी, वो टीचर, जैसे हम लोग यहाँ जो हम लोग करते हैं उसमें ये देखा गया कि टीचर बेस्ट जज है। जी, तो बच्चा अगर टीचर से भी राय लेता है तो टीचर उसको उसकी एबिलिटी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, 2 सालों से 9 में पढ़ाया, फिर 10 में भी पढ़ा रहा है, तो वो टीचर उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है। तो पेरेंट और बच्चे मिलकर अगर टीचर से बात करें, उनके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं, तो बड़ा अच्छा वो गाइड करते हैं। जी। तो उसमें अब ये भी है कि पेरेंट का भी प्रेशर रहता है कि नहीं तुम साइंस ही पढ़ लो चाहे कॉमर्स ही पढ़ लो, वो नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस कई बार हावी होता है, आलोक जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है काफ़ी हद तक पेरेंट्स अपने ड्रीम्स बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ये गलत है। देखिए, मेरे को अपनी एस्पिरेशन पूरी करनी है तो मुझे उस हिसाब से इकोसिस्टम या वातावरण डेवलप करने की ज़रूरत है। मुझे चाहिए कि मुझे लगता है कि मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग में ही जाना चाहिए, तो मुझे अपने एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन अपने बच्चे को इंजीनियरिंग का एक्सपोजर देना चाहिए। उसको कोई समर ट्रेनिंग करानी चाहिए 10th के बाद। बहुत सारी वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं, सरकार की तरफ से फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वर्कशॉप्स की। नेशनल साइंस सेंटर जैसे जगह हैं, वहाँ पर जाके एक्सप्लोर करें। जब बच्चा एक्सप्लोर करके उसको लगता है, समझ आता है कुछ प्रोजेक्ट करके
कि ये मेरा एरिया है या मेरा एरिया नहीं है, जी। उसके बेसिस पे एक साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। देखिए हमारे ज़माने में तो सिर्फ 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल थी, आज तो 9,900 करियर्स पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, आप किसी में भी आगे बढ़ सकते हैं, जी। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एक और फैक्टर जो होता है संदीप जी कि मेरा दोस्त ये सब्जेक्ट ले रहा है तो मैं भी वो सब्जेक्ट ऑप्ट करूं, ये कितना सही कितना गलत? हाँ बिल्कुल सही है, ये पीयर प्रेशर। जी। तो ये पीयर प्रेशर भी क्या होता है कि जैसे बच्चे को अपनी एबिलिटी खुद जानना, एक कहते हैं ना प्राग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए कि नहीं हमारा अलग है। जैसे हमने देखा कि कुछ बच्चे आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं जी। लेकिन मैथ्स में वो 0 मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी ले आते हैं। अब वो क्या होता है, हतोत्साहित हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। तो वो चीज़ में हमें टीचर्स या पेरेंट्स या बाकी लोगों को भी जो भी इस फील्ड से एसोसिएटेड हैं उन्हें ये समझाना चाहिए कि देखो बेटा आपका इंटरेस्ट ये है तो आप बीएफए कर लो, स्कल्पटर बन जाओ। कुछ हम अच्छे पेंटर का वो एग्जांपल भी उनको दे सकते हैं। और वो कहते हैं तो ह्यूमैनिटीज से 12 कर लो, फिर तुम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में चले जाओ, तुम एमएफए कर लो, तुम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हो सकते हो। जी। तो मैं तो बच्चों को हमेशा यही समझाता हूँ, प्रोफेसर इज प्रोफेसर, चाहे वो फिजिक्स का हो या फाइन आर्ट्स का हो या म्यूजिक का हो। तो कुछ बच्चे गाने में अच्छे बजाते हैं, उनका वोकल बहुत अच्छा है, कुछ बच्चों का देखा हमने कि गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हैं। तो उनको उस मतलब कैनलाइज करना, उनको एनर्जी को चैनलाइज करते हैं हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में, तो वो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। तो ये क्या है कि हमें एज अ पेरेंट और एज टीचर या सोसाइटी में जो आसपास के बच्चे हैं, हमें ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ये बच्चा इंजीनियर नहीं हो सकता, इसका एप्टीट्यूड नहीं है। अगर उसका एप्टीट्यूड है, वो मशीन में इंटरेस्टेड है या फिर वो चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करता है कि ब्रिजेस कैसे बने हैं उसको समझता है, वाकई में वो इंजीनियर बनना चाहता है, तो हमें उसके ये नहीं कि साइंस बुरा है इसलिए हम लोग बाकी नहीं, साइंस तो बहुत अच्छा है लेकिन जिसका इंटरेस्ट है वही उसमें जाए। जी। इंटरेस्ट की बात कई बार जैसे कि आप भी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आप 9th में 10th तक जब आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे का अप्रोच मालूम चल जाता है। बिल्कुल। पर आलोक जी, मैथ्स की अगर बात करें, साइंस की बात करें तो निश्चित एलिमेंट्री एजुकेशन 10th तक बच्चा साइंस मैथ्स पढ़ता है। ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री है या पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी है, पढ़ता है। कॉमर्स स्ट्रीम एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्ट्रीम हो जाता है, तो उसका पता कैसे लगाया जाए कि उसका इंटरेस्ट है, पैशन है बच्चे का या नहीं है? देखिए उसके लिए काफ़ी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 10th तक कुछ एक्सपोजर नहीं है। हम बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं जो कॉमर्स का एक एरिया है, या अकाउंट्स की बात करते हैं, तो हमें कुछ आइडिया है कि बच्चे को अकाउंट्स पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, या बिजनेस स्टडीज़ में उसको आइडिया है कि नहीं कि हमारे बिजनेस एरिया में हो क्या रहा है, हमारे सीखने की इच्छा कितनी है। जैसे हम कंप्यूटर साइंस का भी ऐसे ही पता लगाते हैं कि बच्चा कंप्यूटर पे काम करता है तो क्या गूगल के लोगो का कलर बता पाएगा कि रोज काम करता है लेकिन फिर भी इंटरेस्ट है कि नहीं, कई घंटे बैठ के काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इसी तरीके से कॉमर्स के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में पता लगाया जा सकता है उसके इंटरेस्ट को जान के। हालांकि 1-to-1 इंटरव्यू के बेसिस पे भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि नहीं है और वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट साइंटिफिक टूल अवेलेबल है। एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, उसको अपना प्रोफेशन बनाना एक बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, मेरा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन मैं उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ कि नहीं आता हूँ, ये अलग बात है। तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे क्या प्रोफेशन बनाना है। तो कई बार हम देख रहे हैं आज की डेट में कि कुछ बड़े स्कूलों में, दिल्ली में बड़े स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में साइंस के सेक्शन भर नहीं रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन सबसे पहले भर रहे हैं, जबकि पुराने ज़माने में था कि साइंस नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो ज़माना बदल रहा है, हमें ओपन होना चाहिए। आज गूगल ने डिक्लेयर किया है कि मेरे लिए सबसे बड़ी स्किल सेट ह्यूमैनिटीज़ की स्किल सेट है, इंजीनियरिंग स्किल सेट थोड़ी बाद में आती है। तो बहुत समय बदल गया है, अपने इंटरेस्ट को जाने बिना मुझे स्ट्रीम नहीं चूज करनी चाहिए। जी। इलेक्टिव सब्जेक्ट की जब बात होती है संदीप जी, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है, ऑप्ट करना पड़ता है, उसकी सिलेक्शन में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट हो सकता है जैसे मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, लेकिन आपका जो इलेक्टिव है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसका चुनाव क्या सोच कर किया जाए? अगर हम स्ट्रीम वाइज देखें, जैसे साइंस हो गया जी, तो साइंस में जैसे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे हम लोग कोर जो रखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एक कंपलसरी हो जाता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग कंपलसरी कर देते हैं। अब बच्चे देखिए, अब कंफ्यूजन कहाँ हो जाती है, बच्चे क्या करते हैं कि वो बायो भी ले लेंगे और मैथमेटिक्स भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, उनको लगता है कि अरे इंजीनियरिंग नहीं होगा तो फिर मेडिकल में चले जाएंगे। तो वो
मतलब ये वहाँ एक ना एक वेग उनका एक वो है कि एम है कि हमें इंजीनियरिंग में जाना संदीप है जी, कि एक मेडिकल कॉलर में। जुड़ गई है हमारे साथ, उनका कॉल ले लेते हैं। बिहार से कॉल कर रहे हैं। पूछिए अपना प्रश्न, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर मैं प्रशासनिक जी, पूछिए अपना प्रश्न पूछिए। सर मैं प्रशासनिक में जाना आप पूछिए, अपना सवाल पूछिए। सर मैं प्रशासनिक में जाना चाहता। कुछ टेक्निकल स्नैग है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही जी। आप कंटिन्यू कीजिए संदीप जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात ऑप्शनल कर रहे थे सब्जेक्ट की जी। हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बायोलॉजी को हम किनारे कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट है कि बायोटेक्नोलॉजी में जाना है, हमें बहुत अच्छा है, तो क्या करे कि वो मैथ्स छोड़ दे और आईपी ले ले, बायो के साथ आईपी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आप टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं और इधर बायोलॉजी भी आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो आप एक कंप्यूटर सावी के साथ होने के साथ साथ आप मेडिकल साइंस में भी, तो वो एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। तो उसके अलावा भी अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट जैसे लगता है कि ठीक है साइंस तो हमने लिया ही है, तो फिजिकल एजुकेशन है या फाइन आर्ट है, एज एडिशनल वो 6 सब्जेक्ट हम रख लेते हैं कभी कभी। तो ये सब ऑप्शन है। तो हम बच्चों को ये चाहिए कि अगर उन्हें कंप्यूटर साइंस के साथ जाना हो तो मैथमेटिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस ले ले, बायो छोड़ दें, और बायो ले रहे हैं तो मैथमेटिक्स छोड़ करके चाहे तो वो यही प्रश्न अगर ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स वाले विद्यार्थी के लिए हो, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या देखिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे आज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, किसी भी एरिया को परस्यू कर सकते हैं। वो फिजिकल एजुकेशन ले सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स अपने साथ ले सकते हैं, वो होम साइंस ले सकते हैं, वो योगा ले सकते हैं, वो आर्ट्स ले सकते हैं, किसी भी तरह के एरिया को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस तो करीब 32-33 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें ये देखना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। मैंने जैसे पहले बोला कि यदि मुझे मान लीजिए आज हमारे पास कुछ स्कूल हैं दिल्ली में जो साइंस के बच्चों को केमिस्ट्री ऑफर नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि बच्चे की मर्जी है, यदि उसको इंजीनियरिंग करना है तो उसको फिजिक्स और मैथ्स के हिसाब से काम चल जाएगा, केमिस्ट्री की पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चों को मुश्किल लगता है, उसकी बजाय बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो साइंस के साथ भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप जब ह्यूमैनिटीज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, कुछ भी एरिया ले सकते हैं। हमें देखना चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को पसंद भी है कि नहीं है। ज़बरदस्ती तो नहीं मैं ले रहा हूँ। मुझे कुकिंग का शौक है, मुझे होम साइंस करना है, मुझे फूड टेक्नोलॉजी करना है, मुझे होटल मैनेजमेंट में जाना है, तो मैं कलनरी आर्ट्स एज ए सब्जेक्ट ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बहुत भरपूर हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमें बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर एक रैशनल डिसीजन लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने कोई ज़बरदस्ती सब्जेक्ट ले लिया जिसकी वजह से मेरा 11th के मार्क्स भी गिर गए, 12th के मार्क्स भी गिर गए, मैं उसी उधेड़-बुन में लगा रहा और मेरा कुछ नहीं हुआ। ये गलत है जी। एक और कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका भी कॉल ले लेते हैं। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हम साइंस विषय लेना चाहते हैं, उसके बाद बगल से मैथ्स ले सकते हैं। होम साइंस लेना चाहती हैं, साथ में क्या मैथ्स ले सकती हैं, इनका प्रश्न है। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्यों लेना चाहती हैं? मैथ्स एक डिफ़िकल्ट एरिया है। 11th में 10th का ये लेवल है तो मैथ्स का सडनली 11th का ये लेवल है। यदि मेरा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, यदि मैं होम साइंस करना चाहती हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, कुछ भी करना चाहती हूँ, उसमें मेरे मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं मैथ्स क्यों पढूं? मैं होम साइंस पे फोकस करूं, मैं फिजिक्स पे फोकस करूं, या कुछ भी एरिया पे फोकस करूं। मैं प्रॉब्ली कलनरी आर्ट, जैसे मैंने बोला, होम साइंस के साथ इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ले सकते हैं जी। कुछ कंप्यूटर। तो मैथ्स मेरे हिसाब से आपको गोल देखना चाहिए। मैथ्स कंपलसरी नहीं है, ज़्यादातर स्ट्रीम्स में आज मैथ्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। हाँ, जैसे उसमें एक चीज़ और हम जोड़ना चाहेंगे, जैसे उससे होता क्या है कि आपका जैसे होम साइंस में इंटरेस्ट है, आपने मैथ्स ले लिया, तो आपका फोकस अब मैथ्स को प्रिपेयर करने में चला जाएगा, तो आपका जो मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो पीछे कई बार आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी जब कोर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हो जाएगा तो आप ओवरबर्डन हो सकते हैं। अगर हम वो करना आपने जैसे बात किया था, अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया संदीप जी और फिर सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में सोचा, तो सितंबर तक का समय होता है। सितंबर तक का। क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट एक बार ऑप्ट करने के बाद पूरा सेशन गुजर जाने के बाद भी चेंज किया जा सकता है? पूरा सेशन जैसे एक बहुत ही रेयर केसेस ऐसे हैं जी, लेकिन एक केस मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं टीचर था। तो बच्चा जैसे साइंस ले लिया, तो साइंस ले लिया उसने, और उस साइंस में जैसे तैसे वो पास भी हो गया था। लेकिन हुआ क्या कि वो बाद में उसने कहा कि सर मैं 12 में साइंस मैं नहीं ले सकता, तो
एक्चुअली बहुत रेयर केस है। मैं मतलब एक कॉमन एग्जांपल इससे लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने उसकी मार्कशीट और पूरा पेरेंट का एप्लीकेशन, बच्चे का एप्लीकेशन, फिर उसका परफॉर्मेंस इन साइंस सब्जेक्ट स्पेशली पर्टिकुलरली हमने सीबीएसई को रेफ़र किया था। तो वो स्पेशल केस में उन लोगों ने परमिट किया था, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ह्यूमैनिटीज़, अब वो 11 का जो सिलेबस है अब 12 में फिर आपको छूट गया, तो प्रिपरेशन तो आपकी नहीं हुई, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के रूप में हमें देखना चाहिए। जैसे 11 में भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फिर 12 में ही पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर्स तो मतलब एरिया मिलाकर मुमकिन तो है, लेकिन ये बहुत रेयरली ही हो सकता है। एक कॉलर जुड़ गए हैं संदीप जी हमारे साथ, उनका भी कॉल ले लेते हैं। जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरी बेटी जो है जी वो 12th के पेपर दिए हैं उसने अभी। हाँ जी। लेकिन उसको साइकोलॉजी में ऑनर करना है। ओके, साइकोलॉजी वो ऑनर्स बहुत करना कंफ्यूज है कि मैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में करना चाहती है। तो पेरेंट्स उसको बोल रहे हैं कि इंडिया में कर। जी, तो क्या उसके लिए सही रहेगा? देखिए, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इंडिया में भी साइकोलॉजी बहुत अच्छा कर रहा है। यदि आज हम कैडबरीज चॉकलेट्स खाते हैं, जो उस कंपनी की ओनर है मॉन्डलेज इंटरनेशनली, उन्होंने साइकोलॉजी किया, एमबीए किया, मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी किया, काफ़ी सक्सेसफुल है। इंडिया में बहुत अच्छे साइकोलॉजी कोर्सेज हैं, मुझे नहीं पता है कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है। मेरी सजेशन रहेगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इस साल के एडमिशन्स में काफ़ी देर है, हो चुकी है। ज़्यादातर अच्छे कॉलेजेस के एडमिशन्स हो चुके हैं। यदि वो नहीं अप्लाई किया तो इन्हें इंडिया के ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। चलते चलते संदीप जी, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स, बच्चों को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गलत निर्णय से बचने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए? नहीं, सबसे पहले तो बच्चे अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखें, साथ में एम भी ध्यान में रखें, और पीयर प्रेशर या पेरेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए उनके डिसीजन मेकिंग में, और एक अच्छा डिसीजन ले ताकि वो उनका इंटरेस्ट भी बना रहे, उनकी एबिलिटी के हिसाब से वो आगे भी बढ़े, और एक अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से एक अच्छा करियर ऑप्शन वो चूज कर पाए। तो इसमें हम सबको, पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को मिल के काम करने की जरूरत है। जी आलोक जी, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से हमें डिसीजन लेना चाहिए। डिसाइसिव मोमेंट है, कोई गलती ना करें, समय पूरा है, सबसे सलाह लें, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करें, साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करें, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ को बैलेंस करते हुए, अपने लॉन्ग टर्म गोल से बैलेंस करते हुए ही डिसीजन लें। और ये ना सोचें कि कल मैं डिसीजन पलट लूँगा, एक बार राह पकड़ लें और उस पर लग जाएं। कुल मिलाकर आप सही निर्णय लें, विद्यार्थी, दर्शक जितने हमारे देख रहे हैं, और सही निर्णय लेकर अपनी मंजिल तय कर उस मंजिल की ओर निकल पड़े। आप दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी रोचक और ज़रूरी, बेहद ज़रूरी जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक प्रेषित की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।